नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी को गोल पॉइंट एजुकेशन सेंटर में फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अगला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमारा अगला आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है ये एवरी सिटीजन को मिला हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी लोग हैं वो लेस देन 18 नहीं होना चाहिए, वो 18 साल या 18 से ज़्यादा है, उनके पास वोटिंग राइट है बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ, सो ऑन। मतलब ये हो गया कि वो किसी भी कास्ट से हो, कोई भी धर्म का हो, वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो, तो इस तरह से गरीब हो अमीर हो सबके पास समान वोटिंग राइट है। तो देखिए, सबसे पहले जो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो था लाने में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्री जो है वो काफ़ी साइज में बड़ा है, वास्ट साइज है। उसके बाद यहाँ पे ह्यूज पॉपुलेशन है, यहाँ की जनसंख्याएं बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, सोशल इनइक्वालिटी थी, इलिटरेसी से लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे। तो उस समय ये बहुत समस्या थी, क्योंकि देखिए आप बहुत सारे अलग अलग कंट्री को देख सकते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका। तो वहाँ पे बहुत जगह था, शुरुआत में महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था। वहाँ पे महिलाओं को काफी प्रोटेस्ट करने के बाद अधिकार मिला था। लेकिन इंडिया का जो था कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही और एक ही बार में ही महिलाओं सबको सबको समान वोटिंग राइट मिल गया। उसका देखिए करा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिक्स डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस, ये हमारी डेमोक्रेसी को ब्रॉड बेस बनाता है, लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट दिलाता है, प्रेस्टीज, कॉमन लोगों को प्रेस्टीज को मेंटेन रखता है। और ये और इससे लोगों की इक्वालिटी का प्रिंसिपल मेंटेन रहता है, सभी लोग इसे महसूस करते हैं, इक्वल महसूस करते हैं। यहाँ पे माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, और वीकर सेक्शंस के भी लोग हैं, सभी की ये मन में होप होती है, ये आशाएं होती है कि उनके पास भी एक वोटिंग राइट है, समान वोटिंग राइट, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हो, और उसके पास भी, यानी कि कंट्री में उनका भी कुछ इंपॉर्टेंस है, उसका भी कुछ योगदान है। इससे लोगों का प्रेस्टीज सब मेंटेन रहता है। उसके बाद देखिए हमारा अगला आता है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप क्या है? देखिए, अब हमारी जो कंट्री है तो इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल टाइप का है, डुअल पॉलिटी है, एक सेंटर का अलग है और स्टेट होता है, दो ढंग का हमारे यहाँ गवर्नमेंट होती है। लेकिन गवर्नमेंट तो दो ढंग का है, लेकिन फिर भी सिटीजनशिप जो है सिंगल है। जैसे अमेरिका में देखिए आप, अमेरिका में जो सिटीजनशिप है वहाँ पे स्टेट का अलग होता है और सेंटर का अलग होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई मान लीजिए, चाहे कोई भी सिटीजन वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी जगह पे वो जन्म लिया हो, लेकिन सभी के पास पॉलिटिकल जो सिविल राइट्स हैं ये सभी किसके बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई मान लीजिए कि वो बंगाल में जन्म है, वो बंगाली नहीं है, वो भारतीय है। पंजाब में जन्म हुआ है किसी का, तो वो पंजाबी नहीं, वो भारतीय है, क्योंकि उसके पास सिंगल सिटीजनशिप है। और हमारे यहाँ सिटीजनशिप स्टेट का कुछ भी अलग नहीं होता है, सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होता है। तो इस तरह से देखिए तो सभी के पास सिविल राइट और सारा राइट सबके बराबर होता है। तो देखिए अब अलग अलग स्टेट में होने के बावजूद भी सिंगल सिटीजनशिप होने के कारण तो सभी, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सभी बराबर है। उसके बाद हमारा अगला आता है इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट बॉडी क्या है? ये जो देखिए, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए बहुत सारा जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसमें एक हमारा आता है इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन जो है ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स पे डिपेंड नहीं है, ये इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम वोट देने जाते हैं तो हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता इसके लिए, और ये फेयर इलेक्शन करवाता है। फेयर इलेक्शन का मतलब हो गया कि अब जिस, मान लीजिए कि हम किसी को वोट दे रहे हैं और वोट वो किसी और को ना चला जाए, इस तरह से ये फेयर, हम वोट जिसको देते हैं वो वोट उसी को मिलता है, चाहे वो वोट पार्लियामेंट के लिए हो, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए हो। अगला हमारा आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? ये हमारे देश का एक, समझिए एक तरह से स्टेट और सेंटर का एक सीए है, ये ऑडिट, अकाउंट के ऑडिट करने का काम करता है। ये हमारे एक पब्लिक पर्स का एक गार्जियन है। मान लीजिए कि जो पब्लिक, हम लोग जो पैसा टैक्स के रूप में पे करते हैं उसको गवर्नमेंट सही तरीके से खर्च कर रही है, कहाँ कर रही है, तो इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा, सारी चीज़ों का हिसाब किताब अकाउंट को ये मेंटेन करके रखता है। ये देखती है कि ये लीगली कहीं खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है।
उसके बाद देखिए हमारा आता है अगला इंडिपेंडेंट बॉडी, वो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जितने भी तो ये देखिए एक सिविल सर्वेंट का जो भी रिक्रूटमेंट होता है तो इसी के तहत होता है। तो देखिए ये क्या करती है, एक एग्जाम को कंडक्ट कराती है, किस लिए, तो रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल सर्विस सर्वेंट, सिविल सर्विसेज के लिए करवाती है। ये जो होता है हाईएस्ट सेंट्रल सर्विसेज, ये हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है डिसिप्लिनरी मैटर में। सेम उसी तरह से हो गया हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी सेम उसी तरह से ये एक एग्जाम कंडक्ट कराती है रिक्रूटमेंट के लिए। वो जो गवर्नर जो होता है हमारे स्टेट का, उसके डिसिप्लिनरी मैटर में वो उसको हेल्प करती है, उसको एडवाइस देती है। उसके बाद देखिए हमारा अगला आता है इमरजेंसी का प्रोविजन। अब देखिए हमारे यहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का भी प्रोविजन है। अब ये इमरजेंसी का प्रोविजन क्यों है, ये इसलिए है ताकि हमारे देश का सेफ गार्ड रहो, हमारा कंट्री सेफ रहे, संप्रभुता मेंटेन रहे, यूनिटी रहे, इंटीग्रिटी रहे और हमारा कंट्री सुरक्षित रहे। तो इसलिए तो देखिए ये इस तरह से, तो हमारा जो इमरजेंसी का प्रोविजन है वो मेनली थ्री टाइप्स का है। इसमें पहला आता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो होता है ये कब लागू होगा, तो ये जब लागू होगा जब लगेगा कि हमें कोई युद्ध की स्थिति बन रही है, अगर हमें लग रहा है कि कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, कोई हम पे अटैक हो रहा है या कोई आर्मी रिबेलियन कर दे, तो इस तरह से आर्टिकल 352 के तहत ये नेशनल इमरजेंसी लगती है। उसके बाद हमारा अगला आता है स्टेट इमरजेंसी, मतलब प्रेसिडेंट्स रूल। ये स्टेट इमरजेंसी जो होती है ये तब लगती है जब लगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज फेल हो गया है। तो ये आर्टिकल 356 के तहत ये जब हमारा फेल्योर हो जाएगा, मतलब ये जो हो गया सेंटर के डायरेक्शन पे हमारा स्टेट नहीं चल पा रहा है, नहीं काम कर पा रहा है, तो उस समय स्टेट इमरजेंसी लगेगी और ये आर्टिकल 365 के तहत लगेगी। उसके बाद हमारा अगला आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये तब लगेगा जब लगे कि हमारा कंट्री कुछ दिवालिया हो रहा है, हमारा सारा क्रेडिट खत्म हो रहा है, तो इस तरह के केस में ये आर्टिकल 360 के तहत ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा। अब देखिए कह रहा ड्यूरिंग ए इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल। अब जब भी इस तरह से कोई भी इमरजेंसी लगती है उस समय मेरा सेंटर पावरफुल हो जाता है। स्टेट जो होती है वो पूरा का पूरा कंट्रोल में, सेंटर के कंट्रोल में चली जाती है। और हमारा जो फेडरल सिस्टम था, फेडरल जो स्ट्रक्चर था जिसमें कि सेंटर और स्टेट थे, तो ये फेडरल सिस्टम जो था, स्ट्रक्चर था, वो कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी, और इसके लिए कोई हमें स्पेशल अमेंडमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद देखिए हमारा अगला आता है थ्री टायर गवर्नमेंट। ये थ्री टायर जो गवर्नमेंट है, ये जो थर्ड टाइप का गवर्नमेंट जो था वो ऐड किया गया, जैसा कि लोकल गवर्नमेंट, वो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये 1992 में ऐड किया गया। ये जो है लोकल गवर्नमेंट की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा नहीं है जिसमें कि ये लोकल गवर्नमेंट की बात है। देखिए तो ये 73 जो अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, तो ये रिकॉग्निशन देता है पंचायती राज को, जिसमें कि हम लोग रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। और ये जो हुआ था, ये इसके लिए एक नया पार्ट ऐड किया गया था, पार्ट 11, और एक नया शेड्यूल भी ऐड किया गया था जो कि शेड्यूल 11 में है। उसके बाद उसी तरह से देखिए एक हमारा 74 अमेंडमेंट हुआ था 1992 में ही, जो कि रिकॉग्निशन देता है म्यूनिसिपैलिटीज को, जो कि हम लोग जिसको अर्बन लोकल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो ऐड हुआ था, ये हुआ था आर्टिकल 11A के तहत, और एक इसमें नया शेड्यूल भी ऐड हुआ और वो शेड्यूल 12 था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन करें। धन्यवाद।